अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 56। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? एटम्स की बनी हुई है। सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? एटम की बनी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम के स्ट्रक्चर को को समझना ज़रूरी है कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी ये एटम है, ठीक हो गया। और इसके न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इसके जो ये शेल्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? एटम्स की बनी हुई हैं। और एटम का स्ट्रक्चर क्या है? उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके शेल्स में कौन गर्दिश कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों के चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। चूंकि इसके सेंटर में या न्यूक्लियस में प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके का समझना ये ज़रूरी है कि एटम्स जो हैं वो एटम्स के स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। उसके बाद कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एटम्स जो हैं वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और किसी चीज़ के साथ उनको अगर रब किया जाए या फ्रिक्शन हो, रगड़ खाएं वो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस बॉडी से निकलकर दूसरी उसके क्लोजेस्ट जो बॉडी होती है उसमें जाना, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। यानी ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते कुछ मटेरियल में, और कुछ मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं या क्लोजली पैक्ड होती हैं। अब जो पूरी यूनिवर्स में जो मटेरियल्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर? ऑन हाउ इजिली चार्जेस मूव इन दैम, कि उनमें चार्जेस या इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ठीक हो गया। तो इस बेस पर 2 कैटेगरीज में मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है इंसुलेटर और दूसरा है कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव इजीली इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। वो मटेरियल जो कि चार्जेस को मूव नहीं करते आसानी से, उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके के पास क्या है? वुड, ग्लास, रबर आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अच्छा, आपने अक्सर आपके जहन में आ रहा होगा कि हमारे ज़िंदगी में क्या है, कैसी इसकी मिसाल है। आपने वायर्स देखी होंगी, बिजली की वायर्स, उनके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। बिजली की वायर्स तो मेटल की बनी होती हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग क्यों की जाती है? कभी आपने सोचा है? इस वजह से कि आपको करंट से वो बचाती हैं। वो इंसुलेटर्स होते हैं। रबर की जो कोटिंग उसके ऊपर हुई होती है वो क्या है? इंसुलेटर काम करती हैं। उससे चार्ज या करंट जो है वो पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। चाहे वो उसका स्विच जो है वो सॉकेट में लगा हुआ वो भी हो, आप तार को टच कर रहे होते हैं उसकी प्लास्टिक कोटिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर का काम कर रही होती है, उसमें से चार्ज मूव नहीं हो रहा होता या करंट मूव नहीं कर रहा होता और आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। ये इंसुलेटर हो गए। और उसके बाद क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? अ मटीरियल इन विच चार्जेस कैन मूव इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें चार्ज मूव हो सकता है आसानी से, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो ये क्या है? सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, आपको मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं
जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो इजीली मूव नहीं कर सकते, वो है इंसुलेटर। और कंडक्टर वो हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली या चार्ज इजीली मूव कर सकता है, उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। और आपकी बॉडी जो है, आवर बॉडी इज आल्सो अ गुड कंडक्टर, हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। कैसे कि हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को हमारे अंदर पास हो सकता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम की आप एग्जांपल लेके, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेज रिसीव करता है और सेंड करता है थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू वो मैसेज सेंड करता है और रिसीव करता है। अच्छा, यहाँ तक फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि आज हमारा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से बनी हैं, जिनको एटम्स कहते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है कि उसके अंदर 3 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसकी शेल्स में गर्दिश करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग होते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, ये जो चार्जेस को फ्रीली मूव करवाते हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं। और उनकी एग्जांपल सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम है। जबकि वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें से चार्ज इजीली मूव नहीं कर सकता, वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, ग्लास और रबर। इसके बाद आप अगला टॉपिक आपका आ जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको पढ़ने के बाद आप जो चार्जेस की मूवमेंट है उसको आसानी से आप समझ लेंगे। अभी तक आपको मैंने यही एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आप देख लें कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज बिल्ट अप ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज लॉस्ट थ्रू अ स्टैटिक डिस्चार्ज। अच्छा, अब होता क्या है कि सारी चीज़ें आपको पता है कि एटम से बनी हुई है। एटम में 3 पार्टिकल्स हैं। जब ये चीज़ें मुख्तलिफ एक दूसरे के करीब लाई जाती हैं और एक दूसरे के साथ रब होती हैं या फ्रिक्शन पैदा होता है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है साइज़ में, उनका मास जो है वो मास इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो रगड़ की वजह से दो जिस्मों के आपस में, दो बॉडीज़ के आपस में रगड़ खाने की वजह से इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं और अपने साथ वाली बॉडी पर ट्रांसफ़र होना शुरू कर देते हैं, अकोमुलेट होना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, यानी ये देखें, दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप इधर देखें ए और बी, अब इनको हम एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो क्या होगा कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा जो कोई भी मटेरियल है वो न्यूट्रल होता है। कैसे? क्यों कि उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। दोनों चार्जेस बराबर होते हैं हर बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि नेचर में एक बैलेंस है। नेचर हमेशा कुदरत में की तरफ से हर चीज़ में बैलेंस पाया जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना किसी बॉडी के अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है। जब ये दो बॉडीज़ एक दूसरे के करीब लाई जाएंगी तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको बताया है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा प्रोटॉन के मुकाबले में उनका मास भी कम है और वो लूजली पैक्ड होते हैं इनके मुकाबले में, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं दूसरे बॉडी की तरफ जो उसके क्लोजेस्ट होता है। तो इधर क्या होगा, ये सारे जो हैं वो, इनमें से सारे नहीं तो कुछ जो है वो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन इधर। तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा बनिस्बत पॉजिटिव चार्ज के। और इधर क्या होगा, इनकी कमी की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी
और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी और ये हो क्या गया, इसमें इम्बैलेंस आ गया। नेचर की तरफ से इनके अंदर बैलेंस था, लेकिन जो ही ये एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ रब हुए, तो इनमें से जो नेगेटिव चार्ज था वो इधर ट्रांसफ़र हो गया और इसमें कमी आ गई, ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। और ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज की ज़्यादती हो गई और तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये एक इम्बैलेंस कंडीशन है। यानी इन दोनों में एक बैलेंस नहीं रहा, बल्कि एक इम्बैलेंस कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसी इम्बैलेंस कंडीशन को क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम when an electric charge is built up, static electricity की definition क्या है, when electric charge is built up on an object it is called static electricity, it is lost through a static discharge। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया और ये नेगेटिव, ये एक इम्बैलेंस कंडीशन है। इसमें ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया नेगेटिव और इसमें ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया पॉजिटिव। अब क्या होगा कि दोनों को अब बैलेंस चाहिए, क्योंकि नेचर में एक ये डिमांड है नेचर की, कुदरत में हर चीज़ का बैलेंस होना। तो ये क्या करेगी बॉडी, इसको नेगेटिव रिलीज करना है अपना चार्ज क्योंकि इसमें ज़्यादा है, और इसको गेन करना है नेगेटिव अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो क्या होगा कि जब ये बॉडी फिर किसी दूसरी बॉडी के साथ अट्रैक्ट होगी, यानी सी के साथ, तो ये क्या करेगी, ये पॉजिटिव इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसका जो ये नेगेटिव की ज़्यादती है ये अपने रिलीज़ कर देगा। ठीक है, ये अपने रिलीज़ करे। इस तरह ये तीनों जो हैं वो बैलेंस, ये अपने रिलीज़ करके बैलेंस हो जाएगा, ये अपने नेगेटिव चार्ज गेन करके बैलेंस हो जाएगा और फिर इधर से जो यहाँ इसकी कमी हुई थी वो इधर से पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में बैलेंस में आ जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर के लिए ये चीज़ स्टैटिक हो जाती है, वहाँ पर रुक जाती है, स्टोर हो जाती है, एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है। उसी कंडीशन को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बिल्डअप हो जाना, और ये थोड़े टाइम के लिए होता है। जो ही ये तीनों बॉडीज बैलेंस होंगी तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देना, यानी उसने अपनी नीड पूरी करने के लिए ले लिए, इसने छोड़ दिए, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया। और इस कंडीशन यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कुछ अरसे के लिए स्टे करती है, उसके बाद जैसे स्टैटिक डिस्चार्ज होता है तो ये गायब हो जाती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपको सादा अल्फाज में मैं ये दूंगी। बचपन से आप ये करते आए होंगे कि एक बैलून लिया, फूला हुआ बैलून, उसको हेयर के साथ जब आप रब करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है। अब आपके हेयर्स भी एटम्स के बने हुए हैं, उनमें प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उसमें भी पाया जाता है। और बैलून भी एटम से बना है और उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं। तो रबिंग की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपको मैंने बताया प्रोटॉन की निस्बत ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो प्रोटॉन तो चूंकि न्यूक्लियस में बंद है अंदर, इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो फौरन से हेयर से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके किस पर चले जाते हैं, बैलून के ऊपर चले जाते हैं। बैलून पर जो ही वो जाते हैं तो बैलून पर अपना भी नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद था, उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, यानी बैलून अब क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया और हेयर्स ने अपने चूंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इसी तरह जब हम बैलून को लेकर जाएंगे पीस ऑफ पेपर्स के साथ, कुछ कागज़ के टुकड़े हों और उनके साथ उसी बैलून को जो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है उसको जब हम उसके करीब ले जाएंगे तो फ़ौरन ही कुछ कागज़ के टुकड़े बैलून के साथ चिपक जाएंगे। क्यों वो ऐसा करते हैं? इस वजह से वो ऐसा करते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव उसके पास कम है। वो अपने पॉजिटिव की कमी को पूरा करने के लिए जो कागज़ के अंदर पॉजिटिव चार्ज है टुकड़ों के अंदर, उसको खींच लेता है फ़ौरन से अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जो ही वो उसको आपस खींचता है तो एक स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। और इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखें, और ये थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद जो है वो जो ही ये बैलेंस अपना
कागज़ के टुकड़े दोबारा से अपना नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को दोबारा से जब किसी तीसरी बॉडी के साथ रब होंगे तो वो खींचने के लिए, बैलेंस करने के लिए जब अपने पास ले लेंगे तो तीनों बॉडीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, यानी स्टैटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिर ख़त्म हो जाती है। ये रबिंग ऑफ बैलून की मिसाल थी। दूसरी मिसाल कोमिंग ऑफ हेयर है। आपके जब आप बालों में कंघी करते हैं, ख़ुसूसन सर्दियों में, क्या होता है कि आपकी कंघी आपने की, बालों में रबिंग हुई कोम की और हेयर्स की, तो उसकी वजह से कोम हेयर्स के ऊपर अब जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कोम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए किस तरफ, बालों के ऊपर। और जो ये बालों पर इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा हो गया नेगेटिव, तो जब आप कोम को दूर लेकर जाते हैं तो बाल आपके फ्लाई होना शुरू हो जाते हैं, कोम के साथ साथ ही उड़ना शुरू कर देते हैं। वो किस वजह से? वो इसी वजह से होता है कि उन पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है और कंघी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया। अब कंघी जूं ही आप दूर लेकर जाने लगे तो कंघी ने जो अपना नेगेटिव चार्ज था उसको वापस लेने के लिए, या आप कहें कि बालों ने अपना पॉजिटिव चार्ज वापस ले, उसको नेगेटिव चार्ज को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो उड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है और स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है। जिस तरह ही तीसरी कोई बॉडी आती है तो फिर वो उसके साथ अपने आप को बैलेंस कर देते हैं और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा जी, ये थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन फिर से आप देख लें कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज बिल्ड अप ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज लॉस्ट थ्रू अ स्टैटिक डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल रबिंग ऑफ बैलून एंड कॉम्बिंग ऑफ हेयर इन विंटर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विंटर में ही क्यों ऐसा होता है, समर्स में क्यों नहीं होता? विंटर में इसलिए ये होता है और समर में इसलिए नहीं होता क्योंकि समर्स में हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है, यानी वाटर वेपर्स हवा में पाए जाते हैं और जो ही ये जो चार्जेस का एक्सचेंज हो रहा होता है वो फ़ौरन ही जो वाटर वेपर्स हैं उनको क्विकली मूव करा देते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज़ का रुकता नहीं है, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। और सर्दियों में क्या होता है कि हवा ड्राई होती है, उसमें नमी का तनासब नहीं होता और ड्राई हवा के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ चार्जेस हो रहा होता है और वो चार्जेस को इतनी जल्दी ग्राउंड ऑफ नहीं कर सकते, यानी गायब नहीं कर सकते, चार्ज को मूव नहीं करा सकते, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हो जाती है। ये रीज़न है कि विंटर में ये काम होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जबकि समर्स में नहीं होती इस वजह से। अच्छा, वो कोमिंग ऑफ हेयर की वजह से नहीं हो रही होती, आपके बाल जो हैं वो उड़ते नहीं है। जब आप कंबल डालते हैं तो उसमें भी ऐसे करंट की तरह, अक्सर बच्चे कहते हैं कि जो ब्लैंकेट हम डालते हैं तो ऊपर करंट आता है, तो वो यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा होता है कि चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और इम्बैलेंस सूरत हाल इख्तियार हो जाती है, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी, इसके बाद आपका टॉपिक आता है लाइटनिंग का। लाइटनिंग क्या है? बिल्कुल एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल है लाइटनिंग, जिसमें क्या होता है कि क्लाउड्स हैं आपके, मैंने आपकी बुक पर भी बुक में पेज नंबर आप आ जाएं 58 पर। इधर मैंने भी थोड़ी बहुत ड्रॉ की आपके लिए, और यहाँ पर आप डायग्राम को देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हवा में क्या है, क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स जो है वो वही एटम्स के बने हुए हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। दूसरे क्लाउड में भी बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। जब ये क्लाउड्स एक दूसरे के करीब आते हैं और रबिंग होती है, इनके आपस में ये टकराते हैं, तो क्या होता है कि कुछ क्लाउड्स का जो है वो नेगेटिव चार्ज एक क्लाउड पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो वो इधर एक क्लाउड से दूसरी क्लाउड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस क्लाउड में जो देखें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बिल्टअप हो गया है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है। और अर्थ सरफेस पर भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर हैं, ट्रीज़ हैं, इन सब के ये भी एटम्स के बने हुए हैं और इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। अब वो बॉडीज़ जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं ज़्यादा, जब ये क्लाउड बिल्कुल उनके एन ऊपर आता है, ये नेगेटिवली चार्ज क्लाउड जो है उनके ऊपर आता है, तो ये क्या करता है कि अपना
जो अपनी जो नेगेटिविटी है उसको लूज़ करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखने के लिए ये क्या कर देता है, फ़ौरन से अपने जो इलेक्ट्रॉन है रिलीज़ करना शुरू कर देता है पॉजिटिवली चार्ज अर्थ सरफेस पार्टिकल्स के ऊपर। फ़ौरन से जो ही ये रिलीज़ करता है तो एक जो है वो स्पार्क सा पैदा होता है, यानी बिजली लाइटनिंग की आपको सुनाई देती है और आवाज़ भी आती है गड़गड़ाहट की, और एक फ्लैश ऑफ लाइट भी प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। जो ही ये अपने रिलीज़ कर चुका होता है, इसकी मूवमेंट भी हो रही होती है क्लाउड की, और ये आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो ये लाइटनिंग फिर ख़त्म हो जाती है, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए होती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। और एक जगह पर बार बार भी लाइटनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से रगड़ भी खा रहे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो रहे होते हैं, और अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए ये रिलीज़ भी करते हैं। तो ये पॉजिटिव बॉडी पर रिलीज़ करेंगे अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और वहीं पर ये फिनोमेना होगा। तो लाइटनिंग की डेफिनेशन देख लें आप, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम क्लाउड टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लाइटनिंग। ये लाइटनिंग कहलाती है। अब ये तो हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये कुछ वक्त के लिए स्टैटिक होता है, यानी चार्जेस का बहाव होना शुरू हो जाता है, मूव कर रहे होते हैं चार्जेस, थोड़े टाइम के लिए स्टैटिक होते हैं, और उसके बाद फिर जो ही स्टैटिक डिस्चार्ज होता है यानी ये बैलेंस कंडीशन में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है, जब चार्जेस फ्लो कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया। और आपका होमवर्क ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, उसमें एक में आप लिखेंगे कंडक्टर और एक में लिखेंगे आप इंसुलेटर। तो अपनी ज़िंदगी से कोई 5 मिसालें कंडक्टर्स की और 5 मिसालें इंसुलेटर की आपने लिखनी है। ये आपका होमवर्क है, आपने नीट कॉपी पर अपने ये करना है, और उसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। थैंक यू बहुत।